आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो ये है कि भाई यूपीएससी आईएएस बहुत मुझे सवाल आते हैं। हम लोग भी तैयारी कर रहा था यूपीएससी की। कल मुझे जो पेड ग्रुप है उसमें मैसेज आया, बड़ा अच्छा लगा कि सिद्धांत सर एकदम बहुत केयरिंग एंड सपोर्टिव हैं, एकदम मदर की तरह वो केयर करते हैं। भाई बिल्कुल आप सब हमारे बच्चे हो। मैंने ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट ओनली कोर्स, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पर्सनल गाइडेंस तो यूपीएससी कोर्स में है ही। मैं सबको पर्सनली गाइड करता हूं दोस्तों। बाकी शानदार फैकल्टीज है। हमारी यूएसपी ये है ना कि ये कोर्स बहुत आसानी से 50,000 से 1 लाख तक बिक सकता है, लेकिन हमने बहुत 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 कम इसका प्राइस रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पैसे की वजह से कोई भी अपनी यूपीएससी की तैयारी ना छोड़े। हर जगह जगह से आईएएस निकले, चले आईएएस नहीं भी निकले लेकिन आप इंटेलेक्चुअल बने, समझ रहे हो। तो बहुत ही शानदार हमने यूपीएससी का कोर्स निकाला है 1, 2, 3 साल के लिए। ईएमआई पे भी अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल ऐप को डाउनलोड करें। और अब तो हमने हिंदी में भी पीडीएफ देना शुरू कर दिया। फेब से हिंदी में भी पीडीएफ अपडेट हो जाएंगी। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेते हैं तो उसमें 1000+ घंटे हैं। साथ ही साथ जो हमारी फैकल्टीज हैं, एसडीएम, ऋषि सर, बाकी जितनी भी फैकल्टीज हैं सब यूपीएससी क्वालिफाइड है, हाईली एक्सपीरियंस। रवि अग्रहारी सर, वो सब आपको गाइड करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि हम एक तरीके से सर्विस कर रहे हैं, और मैं यकीन दिलाता हूं कि 1 पॉइंट से ऊपर हम कभी भी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। हम उतने ही प्राइस बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा जरूरी इसलिए दोस्तों क्योंकि हम सबको, बहुत बड़ी टीम है तो सबको पे करना पड़ता है, तो इसलिए हमको ये करना पड़ेगा। लेकिन वही चीज है कि यूपीएससी का कोर्स शानदार हमने बनाया है। तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है वहां पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते, नहीं तो ऐप आप डाउनलोड करिए। तो भाई देखो, आज हम यूपीएससी की बात करेंगे। अब देखिए यूपीएससी पे, आईएएस, पीसीएस, इन सब पे मैंने बहुत लेक्चर्स बनाए हैं। मैं एकेडमिक बात आज नहीं करूंगा कि ये सिलेबस है, ये उस पे मैंने कम से कम 10-15 लेक्चर्स बनाए हैं। वो सब अवेलेबल है यूट्यूब, आप देख लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, नहीं वो सब आप साइड में रखिए। आपको सबसे जरूरी चीजें आज मैं बताऊंगा कि यूपीएससी एक प्रतिज्ञा है। 1 साल 1.5 साल आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 1 साल तो 1 साल नहीं, लेकिन 8-10 महीने आपके देने हैं, प्रॉपर देने हैं। उसके बाद आप थोड़ा टाइम कम भी कर सकते हो। क्यों देने हैं मैं एक चीज बताऊंगा। हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे, हम पेपर्स की बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ उन बेसिक चीजों की बात करूंगा जो आपको तैयारी करते समय याद रखनी है। और लोग गलती क्या करते हैं, क्यों लोग आईएएस की तैयारी बीच में ही छोड़ देते हैं। मेरे पास ऐसे इतने मैसेज आते हैं, और क्यों टैलेंटेड होने के बावजूद उनका यूपीएससी नहीं निकल पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों एनसीईआरटी, कंबाइंड एनसीईआरटी का शानदार कोर्स जो हमने बनाया है, ये इसके प्राइस दोस्तों थोड़े बढ़ने वाले हैं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे पूरी की पूरी अपडेट होने वाली है। तो इससे पहले स्मार्ट बोर्ड पे अपडेट हो, मतलब अगले हफ्ते से हो जाएगी, और इससे पहले प्राइस बढ़े तो आप इन कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये बहुत पूछते हैं कि सर उम्र क्या है। भाई देखो, 21 साल से 32 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो, और आप बस एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, दैट्स इट। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। यूपीएससी खुद नहीं चाहता कि वो टैलेंट को लोड रोके। एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है भाई यूपीएससी। आप समझिए कि सबसे ज्यादा ताकत आईएएस के पास होती है, समझ रहे हो। पॉलिटिशियन से ज्यादा उनकी तो 5 साल की सरकार है, लेकिन आईएएस 30-32 साल तक रहता है। और जितनी जल्दी आप निकालो, 23-24 साल में अगर आपने निकाल लिया, 25 साल तक अगर आप क्रैक कर लिए, तो आप सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी तक बन सकते हैं। होम सेक्रेटरी जो पूरे के पूरे देश को दिखता है, होम मिनिस्टर के साथ रहता है। आप समझिए कि नीतियां तो आप बनाओगे ना, सेक्रेटरी बनने का ही तो मजा है। आईएएस के पास बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। लेकिन उसके लिए आपको यूपीएससी निकालना पड़ेगा। और परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपके कितने भी परसेंटेज है, आप पास आउट हैं, आप दे सकते हैं एग्जाम। इसमें ऐसा नहीं कि फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए या इतने परसेंटेज, ये कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, समझ रहे हो। तो 21 से 32 साल तक आप दे सकते हो, एज रिलैक्सेशन मिलती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मान लो कि एक बच्चा है, उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है। वो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले आपको इस एग्जाम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप कोचिंग करें, बिल्कुल नहीं। सेल्फ प्रिपरेशन से भी एग्जाम निकल सकता है, बस आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर होनी चाहिए। कोचिंग आपका बस काम आसान कर देती है, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस है, तो हम लोग बस आपका काम आसान, बाकी बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने खुद सेल्फ स्टडी की हुई है, क्योंकि पैसे नहीं थे यूपीएससी के लिए। पहले तो लाखों की कोचिंग होती थी ना भाई, अभी भी बहुत ज्यादा, बहुत पैसे की कोचिंग होती है। तो
व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एग्जाम के बारे में नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या? पहले तो आप आईएएस के बारे में प्रॉपर नॉलेज लो, है ना। उसके बाद फिर यूपीएससी का एग्जाम कैसे होता है, एक प्री होता है, फिर एक मेंस होता है। मेंस के बारे में नॉलेज लो, मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि तैयारी मेंस की होती है, यही तो आपके मेरिट को डिसाइड करता है। इसमें भी अगर आप मेंस में भी देखें तो ऑप्शनल, एथिक्स और एस्से राइटिंग, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं। खैर पेपर्स में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारे लेक्चर्स आंसर राइटिंग पे लिए हुए हैं। तो आप ये समझो कि आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए, उसकी नब्ज पता होनी चाहिए कि इस एग्जाम को निकालना कैसे है। निकालना चलो छोड़ो, पहले तो पूरा एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। जीएस में क्या क्या आता है, जनरल साइंस में, ऑप्शनल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज कर सकते हो, यूट्यूब पे टॉपर्स ने अपने इंटरव्यूज दिए हैं, आप वो सुनो, और एक नहीं बहुत सुनो, जितना हो सके सुनो। शुरुआत में मैं आपसे यही बोलूंगा 1 महीने या कम भी दे सकते हो, ये डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम आप दो, मैक्सिमम आप 1 महीना दे दो एग्जाम को स्टडी करने पे कि सबकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, क्यों ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से ये एग्जाम होता है, कितने मार्क्स का होता है, इंटरव्यू में कैसे क्या होता है, एवरीथिंग पहले आपको इस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, वो खुद रिसर्च नहीं करते हैं, एग्जाम के बारे में पता नहीं होता है और एकदम से आज हमको यूपीएससी की तैयारी करनी, एकदम सपना आ गया, नहीं निकलेगा। पहले अपने हथियार इकट्ठा करो मैदान में जाने से पहले। अगला देखिए, सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपने एग्जाम के बारे में पूरा जान लिया, सिलेबस के बारे में फिर आप जानेंगे। स्टेप 1 इज नो योर एग्जाम, स्टेप 2 इज आप अपने सिलेबस के बारे में जानिए। अब सिलेबस के बारे में ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड कोर सिलेबस, अगर आप देखोगे तो चकरा के गिर जाओगे। एक और चीज मैं बता दूं, जो 99% या 100% बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, जब वो मुझसे पूछते हैं, पेड कोर्स में तो पूछते ही है सब, तो मैं उनको एक चीज बताता हूं, क्या है वो चीज। सिलेबस देख के परेशान, खत्म, और बाप रे ये तो ना निकली है, वहीं डिमोटिवेट। क्या है सिलेबस में? ऐसी कोई चीज है जो आपने नहीं पढ़ी? आप पहली क्लास से लेकर अभी तक जितनी आपकी उम्र है, आप ये सब पढ़ते आए हो, एनसीईआरटीज आपने पढ़ी ही है, तो प्रॉब्लम कहां आ रही है? मोटे मोटे तौर पे आपको देखो तो आपको दुनिया को जानना है, एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते हैं वो देखना है, लीडरशिप क्वालिटीज, वही चीजें हैं यार। बस इसको यूपीएससी का चोंगा उड़ा दिया, दैट्स इट। आपको वही ज्योग्राफी पढ़नी है, वही हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी यार। आपको क्या लगता है, आप एक बार आईएएस की क्यों इतना आपको मेहनत कराते हैं ये? क्योंकि बेटा ये जॉब ही ऐसी है। आप ऐसे ही थोड़ी ना किसी को रूल कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो। आपको कानून के बारे में पता होना चाहिए, आपको इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप जाओगे ना मैनेज करोगे, वरना ऐसे ही निकल जाओगे मैनेज करने। तो वो डिमांड है, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आती है, आपको पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, टेक्निकल टर्म समझने पड़ेंगे, आपका दिमाग उस लेवल पे होना चाहिए ना। एक आलसी इंसान को जिसने कुछ नहीं किया आईएएस बना दो, 2 दिन के अंदर अंदर देश डुबा देगा, खत्म कर देगा। तो डिमांड ऐसी है ना कि आपको तैयार किया जाता है। याद रखना कि यूपीएससी में विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी। यूपीएससी में जितना आप एग्जाम में मेहनत कर रहे हो ना, उससे ज्यादा मेहनत आपको एग्जाम के बाद लगेगी, जब आप निकाल लोगे एग्जाम। समझ रहे हो? तो सिलेबस को बहुत अच्छे से समझो। सिलेबस में देखो मोटे तौर पे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, 7-8 सब्जेक्ट्स है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया। यही 8-9 चीजें हैं जो आपको, जो मोटे मोटे तौर पे है, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो जनरल आप पढ़ते हो ना, बस वही है। तो इतना घबराने की बात नहीं है, ये सब आप बहुत पहले से, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो। ओके, बस ये चीज है कि हमने अपनी स्कूल में अब कुछ ऐसा विडंबना रही है। मैं खुद बताता हूं, मेरे स्कूल में हिस्ट्री टीचर पढ़ाता था, मैं पीछे सोता था, मैं और मेरा दोस्त, सब लोग बैठ गए। ऐसे विडंबना है, इंटरेस्टिंग ही नहीं है। तो अब उसी समय अगर इंटरेस्टिंग बना दिया होता तो एनसीईआरटी उसी समय सबके समझ में आ गई होती। तो सबसे पहले तो स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? एग्जाम के बारे में समझो। स्टेप 2 सिलेबस के बारे में समझो, क्या पूछा जाता है, समझ रहे हो? अगला चीज, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं आपको एक चीज बता रहा था, सॉरी मैं यहां पे एक चीज भूल गया था जो आपको बतानी थी मुझे, कि जो 100% लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है, जब वो सिलेबस देखते चकरा जाते हैं। अब मैं उनको क्या एडवाइस देता हूं, देखो आपको सब नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो? जब आपने पढ़ाई शुरू की, मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूं, पॉलिटी और हिस्ट्री की सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करो, 6 to 12। बच्चे इतना परेशान कि सर
1500 वीडियोस अपलोडेड हैं, रोज वीडियोस अपडेट हो रहे हैं, हम क्या करेंगे? लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे, हम क्या? मैं उनसे एक चीज बोलता हूं, भूल जाओ उन सबको। तुम पूरा क्यों देख रहे हो? हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, अरे एक टाइम पे एक ही चीज देखो ना भाई। पहले अगर तुमको दिल्ली जाना है तो सबसे पहले तो तुम घर से बाहर निकलोगे ना, तो पहले घर से बाहर ही निकलो, बाकी मत सोचो। तो सबसे जो चीज पढ़ रहे हो सिर्फ उसी पे ही फोकस करो। मैं अगर ये सोच लूं कि भाई मुझे इतनी सारी चीजें कवर करनी है तो हो चुका मेरा काम, तब तो मैं एक लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि अभी से फिलहाल मुझे जो अगला लेक्चर लेना है मॉडर्न हिस्ट्री में, मैं वो पूरा करूंगा। अब ऐसे क्या होता है ना, आपकी प्रिपरेशन आगे चलती रहती है। अगर आप पूरे सबको लेके साथ में चलोगे कि अरे गवर्नेंस भी है, अरे एथिक्स भी है, अरे ऑप्शनल भी है, तो पता है क्या होगा, आप तैयारी कर ही नहीं पाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। आप बीच से ही निकल, और ये सबके साथ है, बीच से ही निकल जाओगे। ये खाली यूपीएससी के लिए सबके साथ है। आप बीच में ही पढ़ाई रोक दोगे, आप बोलोगे यार इतना कल करते हैं, चलो कल 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 टालते रहोगे, और पढ़ाई करोगे भी तो भी अच्छे से नहीं करोगे। यूपीएससी आपसे टाइम मांगता है, यू हैव टू गिव टाइम टू दिस एग्जाम। ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, गांठ बांध के रख लो इसे। इसमें होता क्या है कि जब आपने, जैसे मान लो आपने सिर्फ अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी और हिस्ट्री दो सब्जेक्ट एक बार में लेके चलो, आधा टाइम उस सब्जेक्ट पे दो, आधा टाइम उस सब्जेक्ट पे दो, ज्यादा भी लेके चल सकते हो। एक सब्जेक्ट मत लेके चलना, दो सब्जेक्ट और इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट हो, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री आपस में आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से, है ना। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट आप समझ सकते हो अच्छे से। तो पॉलिटी, हिस्ट्री के मान लो आपने एनसीईआरटी शुरू की, अब पॉलिटी में आपने मान लो आपने 6-7 घंटे पढ़ाई शुरू की, कम से कम इतना तो शुरुआत में पढ़ ही सकते हो। अच्छा, अब किसी को पढ़ने में भी प्रॉब्लम है तो शुरुआत में कम ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, धीमे धीमे इसको बढ़ाओ, इंटरेस्ट आने लगे। तो आपने पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, तो आप पहला चैप्टर पढ़ोगे 6th क्लास का, पहला चैप्टर मैं यही रिकमेंड करता हूं कि 6th क्लास से एनसीईआरटी पढ़ो, 8 से मत पढ़ो, से वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो पहला चैप्टर कुछ भी इधर उधर का नहीं सोचना है, बस पहला चैप्टर है, बस आपको यही होना चाहिए कि बस मुझे पहले इसको खत्म करना है। सबसे पहले हम इस पहले चैप्टर को खत्म करेंगे, और उसमें टाइम दो प्रॉपर। वो तब तक खत्म मत करो जब तक तुमको समझ में ना आ जाए। जब पूरा समझ जाओ और नोट्स बनाते चलो, क्योंकि वो ना आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। जितना पढ़ा है ना उसको 150-250 वर्ड्स में तुमको पिरोना है। बहुत मुश्किल काम है, इतनी सारे ज्ञान को इतने कम वर्ड्स में कैसे पिरो सकते हो? ये टेक्निक, ये आंसर राइटिंग होती है। तो सबसे पहले जो चीज पढ़ रहे हो पहले उसी पे ही फोकस करो, इधर उधर मत भागो, फिर अगला गोल सेट करो। इससे पता क्या होगा, पॉलिटी, हिस्ट्री के एनसीईआरटी मुझे खत्म करनी है, अभी सिर्फ फिलहाल इसी पे फोकस करना है, बाकी कोई गवर्नेंस नहीं, कोई एथिक्स नहीं, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इससे होगा क्या, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। मस्त आइडिया आपको हो जाएगा कि ओके, ऐसे करते 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 ना धीमे फिर एथिक्स पे आओगे, फिर पॉलिटी पे आओगे, हायर बुक्स की बात कर रहा हूं, एनवायरमेंट पे आओगे। ऐसे छोटे छोटे गोल सेट करते करते तुम अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर ले जाओगे 7-8 महीने में। और एक बार तुमने अपना सिलेबस कवर कर लिया, 7-8 महीने 10 महीने अगर तुमने अपनी यूपीएससी की तैयारी को दे दिया बढ़िया से, तो कोई इशू नहीं आएगा। पता है कोई इशू क्यों नहीं आएगा? अब तो करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब करंट अफेयर्स तो सीधा स्टैटिक से रिलेटेड है भाई। तैयारी इसमें 2 तरीके से होती है। एक तो आपको स्टैटिक, नंबर 1 इज स्टैटिक, ठीक है, आपको स्टैटिक पोर्शन अपना खत्म करना है, यही मेन है। अब जैसे मान लो फंडामेंटल राइट से सवाल पूछ लिया, कोई न्यूज आ गई, कोई जजमेंट आ गया, अरे तो पूछा तो फंडामेंटल राइट्स ही जाएगा, वही तो आप एक्सप्लेन करोगे। अभी महाराजा रंजीत सिंह का पाकिस्तान में स्टैच्यू तोड़ दिया, अब तो महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पता होना चाहिए ना, सिख एम्पायर के बारे में, एक्सप्लेन तो वही करोगे आप। तो स्टैटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक बार आपका वो तैयार हो गया ना, तो फिर आपको रिलेट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी न्यूज। तो वो तैयार करने में थोड़ा सा 8 से 10 महीने लगते हैं। करंट अफेयर्स दोस्तों आप उसी साल के करें, याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप यूपीएससी की डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स जिस साल की, जैसे मान लो किसी को 2024 का एग्जाम देना और वो अभी से तैयारी कर रहा है, तो वो करंट अफेयर जो है वो 2023 से 2024 तक, मतलब पूरे 1 या मैक्सिमम 1.5 साल के करें, इससे ज्यादा मत करें, ठीक है। अब देखिए कुछ अतरंगी सवाल होंगे जो 2-3 साल पहले, अब वो तो भाई कोई नहीं बोल, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो भाई अटेम्प्ट नहीं ही कर सकते, वो बहुत ही मुश्किल होते हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए, समझ रहे हो। वैसे भी प्री में कोई ऐसा करंट अफेयर नहीं पूछा, वो सब स्टैटिक से रिलेटेड आता है, वो अजीबोगरीब सवाल होते हैं। तो आपको अपने गोल सेट करना है। दूसरा है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स भी मैंने आपको बता दिया कैसे। तो करंट अफेयर्स से पेपर जरूर बनता है, लेकिन रिलेट तो स्टैटिक से होता है ना। करंट अफेयर्स जो आएंगे उसमें आपको समझाना तो स्टैटिक ही पड़ेगा। अगर मान लो साइक्लोन आया है तो साइक्लोन के बारे में समझाओगे ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट है।
एकदम इतने सारे सब्जेक्ट्स को लेके नहीं चलो, एक बार में एक ही सब्जेक्ट उठाओ, 2 सब्जेक्ट उठाओ एक बार में, और उनको तब तक पढ़ो जब तक तुम्हारा अच्छे से तैयार वो सब्जेक्ट ना हो जाए, फिर अगले पे जाओ। और अगर इसमें टाइम लग रहा है तो लगने दो, ऐसा मत करो अरे एक ही साल में यूपीएससी देना है, ये माइंडसेट से बाहर आ जाओ। ये अगर तुमने बोल दिया ना अब इसी साल ही निकालना है, नहीं निकलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि तुमने अपने ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर लिया। प्रेशर में पता है क्या होगा, तुम बस पढ़ते जाओगे। बहुत बार ऐसा होता है ना, बस पढ़ रहे हो, घुस नहीं रहे दिमाग में, बस पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, और सब छू मंतर एग्जाम टाइम पे। ऐसे नहीं करना है, तैयारी बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से होती है, स्मार्ट स्टडी करनी है ना। रिवीजन करते रहो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एक वास्ट सिलेबस है, ये रिवीजन मांगता है, तो रिवीजन आप डेली कर सकते हो जो आपने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद मंथली कर सकते हो, अरे सॉरी वीकली कर सकते हो, डेली करते पढ़ते रहो। देखिए एक बार आपने पढ़ लिया ना तो ज्यादा समय नहीं लगता है, पढ़ने के बाद रिवीजन में ज्यादा समय नहीं लगता है, समझ रहे। जैसे आपने अभी स्पाइडरमैन देखी होगी तो पहली बार देखी होगी तो पूरा देखी होगी, दूसरी बार देखो तो मेन सीन निपटाओगे, ऐसे इसमें होता है। तो जब आप एक बार पढ़ते हो ना और उसके बाद दोबारा पढ़ोगे तो 70% कम मेहनत करनी पड़ती है, तिबारा पढ़ोगे तो 50%, चौबारा या 5वीं बार जब आओगे ना तो आपको याद हो चुका होगा, कंठस्थ हो चुका होगा। तो पहले तो डेली जो तुमने नोट्स बनाया उसको डेली रिवाइज करो, नोट्स कैसे बनाने उस पर मैं अलग लेक्चर बना चुका हूं। फिर उसके बाद ये वीकली, हफ्ते में तुमने क्या नोट्स बनाए, ज्यादातर यही होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको यही बताएंगे। एंड आखिरी आपको मंथली, क्या आपकी जो इतने पोथी बन गई है उसको आप रिवाइज करते हो। तो रिवीजन इज द की, रिवीजन से आप जो है अपने, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार यस पढ़ा है मैंने, मुझे याद है। अब देखिए आज ही मैंने लेक्चर लिया है कि पढ़े कैसे, मेमोरी कैसे बढ़ा है, तो वो भी देखिएगा। फिर उसके बाद सिलेबस की चेकलिस्ट आप बनाते रहो। जैसे आप प्रॉपर सिलेबस, मतलब आप प्रॉपर सिलेबस पे स्टिक मत रहना कि मतलब अच्छा ये भी पढ़ना है, भी ऐसा नहीं है। जैसे अगर आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, अब हिस्ट्री में क्या आता है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री आएगा जिसका वेटेज बहुत कम है। एक चीज और, आप वेटेज भी देखो, जब आप एग्जाम स्टेप 1 पे आओ, जब आप एग्जाम के बारे में जानोगे ना तो उसमें यह भी देखो, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर अपने साथ रखो और उसमें यह स्टडी करो कि कौन सा पोर्शन कितना पूछा गया है, और उस पोर्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। एंशिएंट हिस्ट्री का इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, ना ही मेडाइवल का है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं हिस्ट्री, लेकिन मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था इसलिए, ना ही मेडाइवल का है। तीसरा, मॉडर्न का बहुत ज्यादा वेटेज है, मॉडर्न का बहुत ज्यादा, मॉडर्न से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर भी इसमें आ गया, इसका भी बहुत ज्यादा वेटेज है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, कौन सी किताब पढ़नी है वो सब मैं बता चुका हूं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का इतना ज्यादा वेटेज, तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपको एंशिएंट हिस्ट्री पे ध्यान देना है। अब जैसे जैसे आपका ये पूरा होता जाए तो ये चेक, एंशिएंट मेरा पूरा हो गया, मॉडर्न मेरा, वैसे मैं आपको यही बोलूंगा कि हमेशा क्रोनोलॉजिकली पढ़ो और सब पढ़ो। ऐसा नहीं कि मेडाइवल से नहीं पूछा जाता तो मेडाइवल स्किप कर दो, वो भी पढ़ो, लेकिन क्रोनोलॉजिकल पढ़ो कि क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा। मेन चीज आपको समझ में आना चाहिए, आप समझ रहे हो। तो फिर चेक कर दो, अच्छा हिस्ट्री मेरा पूरा हो गया। फिर पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ, एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो पॉलिटी मेरा पूरा हो गया। गवर्नेंस भी उस एम लक्ष्मीकांत गवर्नेंस की भी आती है, हम लोग ने तो हालांकि एक पूरा मॉड्यूल बनाया हुआ है, ये सब सब्जेक्ट हम लोग ने पढ़ा दिए ऑलरेडी, वो पूरा हो गया, ठीक है। साइंस एंड टेक की अगर बात करें तो साइंस एंड टेक में 2 चीजें हैं। देखो अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स पे ही से ही पढ़ के काम चला लो। बीएससी या इंजीनियर हुआ तो आप करंट अफेयर्स ही पढ़ लो बस, क्योंकि आपको ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड है। नहीं है तो फिर आप साइंस एंड टेक पढ़ सकते हो, अलग से भी पढ़ सकते हो, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ साइंस एंड टेक रवि अग्रहारी सर पढ़ाते हैं। देखिए ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। आपने एग्जाम के बारे में, स्टेप 1 आपने एग्जाम के बारे में जान लिया, उसके बाद फिर आपने पेपर्स के बाद सिलेबस के बारे में जान लिया, आपने रिवीजन भी अच्छे से कर लिया, आपने पढ़ाई शुरू कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्व किए हुए बिना आप नहीं इस एग्जाम को निकाल सकते। तो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको अपने साथ रखने ही हैं। मैं तो आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, इसमें 2 है। एक तो आप अपनी पढ़ाई के बाद, पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, नहीं तो आप एक सब्जेक्ट को खत्म कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। जैसे आपने पॉलिटी खत्म कर लिया, जीएस पेपर 2 में आता है पॉलिटी, तो पॉलिटी के 2014 से लेकर 2020 तक एक बार सवाल देख लो। अब देखो इसमें डिमोटिवेट नहीं होना बेटा, आंसर राइटिंग एक अलग कला है। आंसर देखो पूछा वही सवाल जाता है, जैसे अभी एक 2019 का सवाल था, 20 का स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, इस तरीके का सवाल था ना, ब्रिटेन से टर्म लिया गया है। ये सवाल तो स्पीकर के बारे में पूछा गया है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट के बारे में एक सवाल था,
तोड़ मरोड़ के सवाल पूछा जाता, होता वही है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। याद रखना, जब आंसर राइटिंग तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप तुमको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ओके, आंसर राइटिंग भी हालांकि ये हम लोग लाइव प्रैक्टिस करवाएंगे मार्च से। सर क्या प्रमोट करो, प्रमोट करना पड़ेगा यार, मैं बताऊंगा ही ना कि हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों है, आप कर सकते हो। तो इसीलिए तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर्स आप करो। जैसे पॉलिटी में आपने किया, पॉलिटी के सवाल लगा लो। हिस्ट्री जीएस पेपर 1, हिस्ट्री आपने पूरी पढ़ ली तो हिस्ट्री के सवाल देख लो। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गई तो मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल देख लो। इधर उधर के मत देखना, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के ही देखना। मेंस में कैसे सवाल आए हैं, मॉडल आंसर्स देख लो कि आंसर्स कैसे लिखे हैं। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तो आप मॉडल आंसर्स देख लो ना, बस वो क्वेश्चन को डालो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये कर सकते हो आप, और कॉन्फिडेंस देगा आपको। प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस लगानी है। प्री के भी प्रैक्टिस करो, मेंस के भी प्रैक्टिस करो। डेली एक ही आंसर लिख लो, एक ही आंसर, बस मोर देन इनफ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस, मतलब जितना ज्यादा पेपर लगोगे उतना अच्छा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है बच्चों की वो ये होता है, सर इतना सब कुछ कैसे पढ़ें। तो आपको इतना सब नहीं पढ़ना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। और उसके बाद देखिए, यूपीएससी में सबसे पहले भाई स्टेप 1 अंडरस्टैंडिंग एग्जाम, स्टेप 2 इंप्लीमेंटेशन, मतलब आप स्टडी करिए, ठीक है, प्रॉपर सिलेबस बेसिक रह के उसको पढ़िए। देन स्टेप 3 प्रीवियस ईयर पेपर्स, दैट्स इट, प्रीवियस ईयर पेपर्स। यही 3 स्टेप है, और अगर आपने इसको बहुत अच्छे से किया तो आप एग्जाम निकाल लोगे। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। याद रखिएगा कि यूपीएससी में सक्सेस रेट बहुत कम होता है, ये बिल्कुल सही बात है, 1% से भी कम। इतने लाखों लोग, 5-10 लाख लोग भरते हैं अमूमन तौर पे, 5 लाख बैठते हैं, उसमें से खाली 100 ही आईएएस है। आईएएस में तो बहुत ही कम, 1000 के करीब वांट्स एवरेज बता रहा हूं, उतनी वांट्स निकलती हैं। तो सक्सेस रेट बहुत कम होता है। लेकिन मैं आपको ये दावे से के साथ कह सकता हूं, यूपीएससी आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर देती है। जब आप यूपीएससी तैयारी करेंगे ना, एक और चीज मैं बता देता हूं कि लोग खाली इसको तैयारी करते हैं, तैयारी की तरह लेते हैं, कह रहे तैयारी नहीं। आप ये देखो ना कि आपको कितना नया सीखने को मिलेगा। ये भी तो देखो, आपको आज कानून के बारे में जानने को मिल रहा है, आपको इतिहास के बारे में जानने को मिल रहा है। ये किसी, आप ऑलरेडी जब आप यूपीएससी की तैयारी करने उतरते हो तो आप 90% लोगों से ऑलरेडी आगे हो जाते हो। आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलप करती है। इसीलिए जो यूपीएससी की तैयारी करता है वो कभी पीछे रहता ही नहीं है। वो हमेशा कोई जर्नलिस्ट हो जाएगा, कोई बहुत शानदार बिजनेस कर लेगा, कोई स्टेट पीसीएस में हो जाएगा, कहीं उसकी बैंक में बहुत ऊंची जॉब लग जाएगी। वो कभी खाली नहीं बैठता है, क्योंकि उसने सबसे टफ चीज पार कर ली, उसको इतनी नॉलेज हो गई है, उसको कहीं पे भी उतार दो कमाल कर देगा वो। ये लेक्चर था दोस्तों। तो ये सारी टिप्स है जो आप यूपीएससी एग्जाम के दौरान थोड़ा सा जब आप तैयारी करें तो आप इसका ध्यान रखें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।